नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम इसके पहले कुछ वीडियो जो है वो बना चुके हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जो हम एंगल मेजरमेंट पे कुछ क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो आज हम क्या करवाने वाले हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो थे वो एंगल मेजरमेंट पे ही बेस्ड थे, यानी कि उसमें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कुछ इस तरीके से बदलने के वाले कुछ क्वेश्चन थे। तो उन सब क्वेश्चनों को आप लोग देखे होंगे उम्मीद करता हूँ, और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, खुद से लग जाएंगे। उसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको रूल्स पता हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और आप लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति जैसा कुछ देखा नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आप क्लास 10th में पढ़ के आए थे कि उसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, कॉस 45 अंश का मान कितना होगा, इस तरीके से कुछ आप लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो वो चीज़ अभी आपको देखने को नहीं मिली है, आज वो चीज़ देखने को मिलेगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे आपको क्लास 10th में टीचर रटाए होंगे कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सब प्लस प्लस होते हैं, दूसरे वाले में एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, यानी कि साइन जो है होता है प्लस होता है और कॉस माइनस होता है, तीसरे वाले में टैन प्लस होता है, चौथे वाले में कॉस प्लस होता है। ये सब उसके बाद तमाम फार्मूले बताए होंगे, STC। तो ये सब सारी चीज़ें आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होते हैं, क्यों दूसरे में साइन प्लस होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और हम साइन और कॉस की डेफिनेशन को बताते हैं। जो आप लोग क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा बराबर। तो वो उसकी डेफिनेशन थोड़ी ना है, वो डेफिनेशन नहीं है, उसको बताया गया, वो रेशियो बताता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और एंगल के बीच के वो रेशियो को बताता है। आज देखते हैं क्या है साइन कॉस। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो साइन कॉस के बारे में हम आपको बताते हैं। साइन कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में आज आपको बताते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन होता है वो साइन और कॉस ही होता है। साइन कॉस की समझ अगर आपको है तो टैन निकल जाएगा, बाकी सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाते हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा। दूसरी बात यह है कि क्लास 10th में ये जो साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक था, ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। पर यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुके हैं। तो क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन की कुछ डेफिनेशन होती है, तो वो आप रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फंक्शन की कुछ डेफिनेशन होती है, उन डेफिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है कौन, साइन कॉस ने। तो इसलिए इसका नाम अब हो गया है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्लास 10th में आपको बताया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेनस, यानी कि लंब, और बटे में क्या, कर्ण। और कॉस थीटा बताया गया था आपको आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस पूरा नहीं लिखते, समझ जाएंगे आप लोग। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब और बटे में क्या, आधार, यानी कि परपेंडिकुलर और अपान में बेस, ये है टैन थीटा। उसके बाद आपको बताया गया था कि जो साइन थीटा है इसका जो उल्टा है वो है कॉसेक थीटा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम दोनों तरफ से तीर लगाए हैं। इसका मतलब है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है। ठीक, अब तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा उल्टा। मैथ में उल्टा का मतलब होता है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, यानी कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या बन जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा आपको बताया गया था कि ये होता है सेक थीटा। तो अभी आपने देखा कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार,
कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपान बेस। और tan थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है cot थीटा, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होगा आधार और बटे में क्या है लंब, यानी कि बेस और अपान में परपेंडिकुलर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। उसके बाद आपने क्लास 10th में एक बात और पढ़ा है, क्या, कुछ डिफरेंट पार्टिकुलर एंगल पे इनकी वैल्यू पढ़ी है। जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होगा, कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, tan 30 अंश का मान। यानी कि आपने सीधा सीधा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने क्लास 10th में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के एंगलों पर इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनकी वैल्यू को आपने पढ़ा है और आपने याद भी करा है उस चीज़ को। ठीक है, तो आज जो 11th क्लास है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी एंगल आ जाएगा। हालांकि कोई भी एंगल नहीं, कुछ डिफरेंट एंगल, पार्टिकुलर एंगल होंगे, उसी पर यहाँ पे भी आपको वैल्यू निकालनी होगी। आज रटने वाला काम नहीं होगा, आज आपको समझना पड़ेगा, आप समझेंगे क्या होगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा 11th क्लास की टॉपिक पे आते हैं। ठीक, ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कई सारी। उसके बाद आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आइडेंटिटी। उसके बाद तीन आइडेंटिटी आपने पढ़ा। आइडेंटिटी मतलब सर्वसमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर वहाँ से आपने साइड चेंज करके कई सारे सूत्र बनाए थे। ठीक है। तो 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन। थीटा क्या था, यहाँ पे एंगल था, याद रखे रहना। और क्लास 10th के लिए वो अक्यूट एंगल हुआ करता था। तो आप क्लास 10th में अक्यूट एंगल के बारे में पढ़े थे, यानी कि न्यून कोण के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे न्यून कोण से ज़्यादा आगे जाएंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आज हम पढ़ते हैं और उसी के हेल्प से आगे भी कुछ देखते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम एक यूनिट सर्किल से। किससे करते हैं, तो एक यूनिट सर्किल बना लेते हैं। यूनिट सर्किल जिसको बोलते हैं इकाई वृत्त, इसको क्या बोला जाएगा, इकाई वृत्त। अब यूनिट सर्किल क्या होता है, तो एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा वृत्त जिसकी जो रेडियस है, जिसकी जो त्रिज्या है वो 1 यूनिट की होती है। यूनिट बोले तो चूंकि रेडियस एक डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस की यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। समझे कि नहीं समझे, ये है यूनिट किसकी, डिस्टेंस की। तो जो यूनिट वहाँ पे होगा उसी यूनिट को लिख दिया जाएगा। तो यूनिट सर्किल का मतलब हुआ कि एक ऐसा सर्किल जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, यानी कि 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, और भी जो यूनिट होती है डिस्टेंस के वो भी। तो एक यूनिट सर्किल बना लेते हैं। ये है एक यूनिट सर्किल। ये क्या है, एक यूनिट सर्किल है। तो अगर ये सर्किल है तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो ये एक सेंटर है, तो ये क्या है, उसकी रेडियस है। ये तो रेडियस है, चूँकि यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस कितनी होगी, यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस 1 होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 1। इधर भी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1 होगा। ये मान लो O पॉइंट हो गया। और ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, मतलब 1 ही होगी। और ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 और 1। अब अगर आप देखें तो, और आप जानते हैं कि जब एक सर्किल के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं इक्वल, तो जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। यानी कि क्लास 10th में आप एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स करके एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें क्वाड्रेंट वाला टर्म आया हुआ था, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। और चतुर्थांश आप फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, तो जिसमें आपने देखा होगा कि x y, मतलब जब किसी भी प्लेन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा, तो वो प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पर यह है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, तब वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब यही होगा। तो ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, जिसको बोला था चतुर्थांश। यहाँ पे देखो तो एक चतुर्थांश क्रिएट हो गया है। अब एक बात बताते हैं, तो बात ये बताते हैं कि जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं कि 3, 4 एक निर्देशांक है, एक कोऑर्डिनेट है,
कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट को आप जो है प्लाट करके दिखाओ 2D डायमेंशन पे, तो आप लोग तुरंत फटाफट यहाँ से आप x और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट कुछ x, y के फॉर्म में होता है और आप कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु 0, 0, जहाँ पे x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इधर x का पॉजिटिव वाला, इधर x का निगेटिव वाला, ऊपर y का पॉजिटिव, नीचे y का निगेटिव। एक बात और, ये वाली जो लाइन है, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर स्थित होता है तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो एक्सिस पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एक्सिस पर स्थित है। यहाँ पे है तो भी एक्सिस पर है, यहाँ पे है तो भी एक्सिस पर, यहाँ पे है तो भी एक्सिस। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पॉइंट बोले तो कोऑर्डिनेट, निर्देशांक x, y, x और y की कुछ वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3, 4, तो यहाँ कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे कि ये इस लाइन पर अगर पॉइंट आए तो बोलेंगे कि वो पॉइंट एक्सिस पर होता है। ठीक, एक बात और, ये बात आप नोट किए रहना कि अगर पॉइंट लाइन पर होगा तो एक्सिस पर होगा। इसको बोलेंगे प्लेन। ए बी क्या है? प्लेन। ए बी क्या है? प्लेन। ए बी क्या है? प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। तो हमने आपसे पूछा कि 3, 4 प्लाट करके दिखाइए, तो आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कि ये 1 है, ये 2 है, मान लो ये 3 है, ये डिस्टेंस बराबर होती है, ये 4 है, ऊपर 1 है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और या दूसरा यहाँ पे बना देते हैं। तो क्वाड्रेंट के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो जिसमें हमने आपको बताया कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश से दिखाते हैं, इसको y डैश से दिखाते हैं। ये हम ओरिजिन मूल बिंदु है 0, 0, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पे ऊपर 1 है, यहाँ पे ऊपर 2, यहाँ पे ऊपर 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। ये जो यूनिट सर्किल वाला कंसेप्ट है, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आप पहले समझ लो अच्छे से, तब यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 3, 4 को आपको प्लाट करना है, तो 3, 4 का मतलब ये हुआ ना कि x पे 3 चलना है। अच्छा, +3 है तो प्लस की तरफ चलेंगे, माइनस होता तो माइनस की तरफ चलते, तो x पे +3 चलना है, तो आप ऐसे चलेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे है 3। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम y के लिए चलते हैं ना, जब हम y के लिए 4 चलेंगे तो जहाँ पे x मेरा 3 है वहाँ से परपेंडिकुलर बनाते हुए लाइन जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। कैसी लाइन होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना चाहिए। तो यानी कि 4 जो मुझे जाना है ना, वो इसके साथ, ऐसा नहीं कि चाहे जो लाइन खींच देंगे, नहीं, ये इसके साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये क्या हुआ तुम्हारा? 4 हुआ। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 3, 4 होगा। कौन सा? 3, 4। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी? 3 ही होगी। और ये कितनी होगी? 4। इसका मतलब हमने x पे 3 चला और y पे कितना चला? 4 चला। और जो 3, 4 पॉइंट था वो प्लेन पे आ गया। कहाँ पे आ गया? प्लेन पे आ गया। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा जो है एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मुझे अगर 4, 5, 4, -3 दिखाना हो, तो आप कहेंगे कि सर x पे 4 चलिए, तो x पे 4 ये है, और y पे -3 चलना, तो -3 नीचे होगा, मान लो यहाँ कहीं -3, तो 4 पहले x पे चले 4, फिर y पे चलेंगे -3, जहाँ पे -3 आएगा उसी सीध में जाके रुक जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 4, -3। याद रखे रहना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हुए चलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ होगा 4, -3। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2, 6। अब 2, 6 तो बोलेंगे कि सर x पे 2 चलिए और y पे 6 चलिए। y पे 6 चलो ऊपर कहीं पे होगा, यहाँ पे है मान लो 2, 6। तो अब इन तीनों पॉइंटों में एक खास बात नज़र आ रही है। पहले तो हम आपको खास बात नज़र ये आ रही है इन तीनों पॉइंटों में कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ रहा, ये पॉइंट यहाँ रहा, ये पॉइंट यहाँ रहा। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर या इस लाइन पर या इस लाइन पर आए हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो कहाँ आए हैं ये तीनों पॉइंट? तो ये तीनों पॉइंट कहीं न कहीं प्लेन पे जाके बैठे हैं। कहाँ पे जाके बैठे हैं? प्लेन पे जाके बैठे हैं। तो आप एक बात नोट कर लीजिएगा या अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट
किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कोई भी जीरो ना हो, यानी कि ना तो x जीरो ना तो y जीरो हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो पॉइंट है वो प्लेन में बैठा होगा। कहाँ पे बैठा होगा? प्लेन में बैठा होगा, किसी प्लेन पर बैठा होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। अब एक काम करते हैं, अब इन सबको मिटा देते हैं। अब एक ऐसे दो तीन पॉइंट लेते हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट जीरो हो, एक कोऑर्डिनेट क्या हो? जीरो हो। मिटा देते हैं इन सबको। अब इसमें एक कोऑर्डिनेट जीरो बना देते हैं। जल्दी जल्दी इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आपके लिए नया नहीं है, पुराना ही है, पर हम समझा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लॉजिक ढूंढवाएंगे आपसे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 4,0 एक पॉइंट बताओ कहाँ होगा? 4,0। तो आप बोलेंगे कि सर 4,0, इसका मतलब है कि x पे 4 चलना है और y पे 0 मतलब कहीं जाना ही नहीं है। अरे y पे 0 जाना है, क्योंकि y पे जैसे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 0 से आगे चल जाएंगे। तो 4,0 कहाँ पे होगा? x पे 4 आ गए, y पे चलना ही नहीं है, तो इसका मतलब यही जो पॉइंट है, मान लो ये P है, तो ये पॉइंट जो होगा वो 4,0 होगा। हम कह रहे हैं कि 0,6 चलो, यानी कि x पे 0 चलना है, तो x पे 0 कहाँ है? यहाँ। y पे 6 चलना है, 0,6 छोड़िए, 0,2 चलिए, तो x पे 0, y पे 2, तो यही वाला। क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो x 0 नहीं रह जाएगा, तब तो 0 से ज़्यादा हो जाएगा और 1 से छोटा, तो 0 का मतलब यही, और y पे कितना चलना? तो 0,2। तो आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए। तो जब कोऑर्डिनेट में, जब दिए गए निर्देशांक में x या y में से कोई एक 0 होगा, तो ये बात पक्की है कि वो जो पॉइंट स्थित है होगा वो कहीं ना कहीं एक्सिस पर जाके स्थित होगा, अक्ष पर होगा, यानी कि या तो वो x अक्ष पे होगा या तो y अक्ष पे स्थित होगा। कब? जब कोऑर्डिनेट में या तो x वाला 0 हो या तो y वाला 0 हो। तो जो पॉइंट होगा वो या तो x एक्सिस पर स्थित होने वाला होगा या तो y एक्सिस पर स्थित होने वाला होगा। अब सवाल ये उठता है कि, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे लिखना, यदि x, y में, यदि x, y में x 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा? y अक्ष पर होगा। यदि y 0 है, x 0 नहीं है, तो x अक्ष पर स्थित होगा। ये बात याद रखे रहना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4,0 किस एक्सिस पर स्थित होगा, तो आप देखिए कौन 0? y 0 है, तो y 0 है तो x एक्सिस पर होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं स्थित होगा। अगर मैं आपसे पूछता 0,8 तो ये प्लेन में होगा कि एक्सिस पर होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये एक्सिस पर होगा। क्यों? क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट में से एक 0 है। कौन 0 है? y 0 है तो x एक्सिस पर, जो 0 होगा उसके उल्टे वाले पे स्थित होता है। बस यही मुझे बताना था। तो अब इन सबको मिटा देते हैं, ये इसका मतलब है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप अच्छे से इसको दोबारा से देखिए। क्या बताया? अगर कोऑर्डिनेट में कोई भी x या y में से 0 हुआ तो जो 0 होगा, जैसे x 0 होगा तो y एक्सिस पर, y 0 होगा तो x एक्सिस पर अगर कोई 0 नहीं हुआ तो वो एक्सिस पर नहीं बल्कि जाके कहाँ पे स्थित होने वाला होगा? वो कहाँ पे होगा? प्लेन में होगा। ठीक। अब मिटा देते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो, अब सब मिटा देते हैं। अब ये कहीं ना कहीं तो एक यूनिट सर्किल लिया गया और उस यूनिट सर्किल में हमने बताया कि यूनिट सर्किल का मतलब जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? वो होती है तुम्हारी 1 यूनिट की। तो अब इसको पता है, इसको बोल दिया गया x एक्सिस और इसको बोल दिया गया y एक्सिस, इसको बोल दिया गया x डैश एक्सिस और इसको बोल दिया गया y डैश एक्सिस। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं अगर हम, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा मान लेते हैं। तो जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट है x, y मान लेते हैं कि माना ये जो पॉइंट है वो क्या है? माना ये जो पॉइंट है, यानी कि लेट x, y है। तो बताया ये गया, ये जो x, y होगा ये x दिखाएगा काश को। तो यानी कि इस सर्किल पर आपको क्या समझना होगा? इस सर्किल पर अगर कोई भी पॉइंट ले लिया जाता है, इस सर्किल पर अगर कोई भी पॉइंट ले लिया जाता है तो उसमें x कोऑर्डिनेट कॉस थीटा को दिखाएगा और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा को दिखाएगा। ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ, जो अभी बताया हूँ, तो अगर ये, अब चूँकि ये 0 0 इसी को मूल बिंदु हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 1 है तो मैं पूछता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये x एक्सिस पर स्थित एक पॉइंट है, तो x एक्सिस पर स्थित पॉइंट
में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x का मान y लिखते हैं। अब चूंकि x एक्सिस का ये पॉइंट है तो y का मान क्या होगा, 0। और x का मान कितना होगा, मूल बिंदु से कितना चला हूँ, 1 चला हूँ, तो ये जो पॉइंट है वो 1,0 है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो 1 है पर कोऑर्डिनेट -1 लिया जाएगा क्योंकि x नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। अब फिर से वही बात, x एक्सिस पर y का मान क्या होगा, 0। तो पहले y को ही लिख दो, तो y तो 0 हो गया, पर x कितना होगा, -1। और ये कितना होगा, ऊपर चले जाओ। अब देखो y एक्सिस पर पॉइंट लिखेंगे, y एक्सिस पर लाइन है, ये प्लेन पे नहीं है, y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर x का मान क्या होगा, 0, क्योंकि जिस एक्सिस पर चलेंगे, जैसे हमने बताया था ना कि x एक्सिस पर y 0, उल्टा बोलो y 0 तो मतलब x एक्सिस, ठीक। तो यानी कि अगर मुझे y एक्सिस पर पॉइंट लिखना है तो x का मान क्या होगा, 0, और y का मान कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चले हैं, 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब वैसे नीचे चले जाओ तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 0, -1। अच्छे से समझ लो बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो इसका मतलब हमने x एक्सिस पर कितनी दूरी ट्रेवल की है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 1 ट्रेवल की है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो जिस एक्सिस पर लिखेंगे उसके अपोजिट वाला 0 होगा। तो x एक्सिस पर लिखे हैं तो y का मान क्या होगा, 0 होगा, और x पे कितना चलेगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 1,0 बोल देते हैं, इसको 0,1 बोल देते हैं, और इसको -1,0, ये 0,-1। और अभी हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है वो x, y को दिखाता है, यानी कि सर्किल पर कोई भी पॉइंट है तो इस प्रकार से पॉइंट हमेशा x, y में ही दिखाया जाता है। और जो x होगा सर्किल में, वृत्त में या यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में आपको बताया गया कि जो x, y है इसमें x दिखाता है cos थीटा को और y दिखाएगा sin थीटा को। तो x बराबर क्या दिखाएगा, cos थीटा, और y बराबर क्या दिखाएगा आपको, sin थीटा। सही है कि नहीं सही है, ठीक। अच्छा, ज़रूर नहीं, थीटा एक एंगल है, यही एंगल, यही अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जो इच्छा वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x दिखाएगा cos को, y दिखाएगा sin को। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये जो 1,0 है ना, ये किसको दिखा रहा है, 1, ये दिखा रहा है cos थीटा को, और ये किसको दिखा रहा है, sin थीटा को। वैसे ये किसको दिखा रहा है, cos थीटा को, वैसे ये किसको दिखा रहा है, sin थीटा को। इसी प्रकार से ये दिखा रहा है cos थीटा को, और ये किसको दिखाएगा, sin थीटा को। ये cos थीटा, ये sin थीटा। तो यही है sin cos की डेफिनेशन, ठीक। तो सर्किल पर स्थित कोई भी पॉइंट x, y जो होगा तो x दिखाएगा cos को और y दिखाएगा sin को, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए आप लोग इसको अच्छे से। अब और आगे बात करते हैं। तो यानी कि cos थीटा का मान 1 है और sin थीटा का मान कितना है, 0 है। cos थीटा का मान कितना है, 1, sin थीटा का मान 0। कहाँ पे, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर cos थीटा का मान कितना हुआ, 1, और sin थीटा का मान कितना हुआ, 0। इधर चले जाओ, x डैश एक्सिस पर cos थीटा का मान -1, sin थीटा का मान 0, ठीक। ऊपर चले जाओ, cos थीटा का मान 0, sin थीटा का मान 1, कंपेयर करेंगे ना वही cos थीटा sin थीटा से, और यहाँ पे cos थीटा 0 और sin थीटा -1। तो अब यहाँ पे एक बढ़िया से अच्छे से समझ लो। तो अब ध्यान से देखिए, x एक्सिस पर यहाँ पे मतलब x एक्सिस पर sin थीटा क्या है, 0 है, और x डैश एक्सिस पर भी sin थीटा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि x और x डैश पर sin थीटा का मान क्या होगा, 0। इसी बात को हम जनरली ऐसे कह सकते हैं कि x एक्सिस पर sin थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई भी एंगल अगर x एक्सिस पर स्थित है तो उस पर cos थीटा का मान क्या होता है, 0। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि कौन सा एंगल एक्सिस पर स्थित होता है, कौन सा y एक्सिस पर स्थित होता है, कौन सा x एक्सिस पर स्थित होता है, और कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे cos थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका, 0 y एक्सिस पर। तो यहाँ पे लिख दो, पता चल रहा है। अतः जो cos थीटा होगा वो 1 होगा,
कहाँ पे होगा यान, एक्स एक्सिस पर 1 होगा, और जो कॉस थीटा का मान -1 होगा कहाँ पे होगा, एक्स डैश एक्सिस पर होगा। साइन थीटा का मान 1 होगा, कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और साइन थीटा का मान -1 होगा, वाई डैश एक्सिस पर होगा। ठीक, एक बात ये हुई। अब नोट करके यहाँ पे मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि एक्स अक्ष पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर साइन थीटा का मान हमेशा, एक्स एक्सिस पर साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पर साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। याद रखे रहना ये बात। अभी मैं बताने जाऊंगा कि थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, कि वो एक्स एक्सिस पर आएगा, थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, वो वाई एक्सिस पर आएगा। अभी थोड़ी देर बाद देखिए इसको। तथा ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है वाई अक्ष पर कास थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। बढ़िया से ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग। एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता ना, और वाई किसको दिखा रहा है, साइन थीटा को दिखा रहा है, तो इसका मतलब साइन थीटा 0 है। और वाई अक्ष पर कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है, और एक्स किसको दिखाएगा, कॉस थीटा को दिखाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आसान है सब कुछ। और चीज़ों को रिलेट करो, बस कुछ कठिन नहीं, चीज़ों को रिलेट करो, सब कुछ सब आसान है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको बताया हमने, समझ गए सब लोग। अब एक बात और ज़रा मुझे बताओ, इसमें इस एक्स और एक्स डैश एक्सिस पर, या ऐसे मैं बताता हूँ कि एक्स एक्सिस पर, अच्छा ये एक्स डैश या एक्स, इसको पूरा एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव आ रहा है इसलिए उसको एक्स डैश से दिखा दिया गया। तो अगर मैं पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, तो आप लोगों का जवाब होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स की कौन कौन वैल्यू है, एक 1 है और दूसरा कितना है, -1 है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे एक चीज़ बताता हूँ। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे एक चीज़ बताता हूँ, या यहीं पे जगह है बता दे रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यही तो सर्किल बनाया हूँ ना, ये एक सर्किल बनाया है, उसके बाद ये हाँ ये वाला पॉइंट हमने बता दिया कितना है, ये एक्स एक्सिस बताया, ये वाई एक्सिस बता दिया, ये एक्स डैश बताया, ये वाई डैश बताया। फिर हमने बता दिया कि ये 1, 0 है, फिर ये 0, 1 है, फिर ये क्या बता दिया हमने, फिर हमने आपको बता दिया कि ये है 1, -1, 0, और ये क्या है 0, -1। तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर जो एक्स के मान है वो कौन कौन है, एक 1 है, दूसरा क्या है -1 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, या पूरे सर्किल पे ही मैं पूछ लेता हूँ जो मैं लिया हूँ पॉइंट, इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स की वैल्यू की, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, तो एक्स की वैल्यू है क्या, 1, -1, 0, 0। इनमें मैक्सिमम कौन है, तो यही तो मैक्सिमम है, यही क्या है, मैक्स है। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है। और एक्स किसको दिखाता है, कॉस थीटा को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉस थीटा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। और एक्स की न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 0 है, नहीं सॉरी न्यूनतम वैल्यू कितनी है, -1। अरे भाई 1 और 0 में कौन बड़ा है, तो जवाब 0 बड़ा है ना, -1 थोड़ी ना बड़ा है। तो एक्स की जो न्यूनतम वैल्यू है वो -1 है, और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और एक्स दिखाता है cos थीटा को। तो इससे ये पता चल रहा है कि cos थीटा की जो अधिकतम वैल्यू है वो 1 है, और जो न्यूनतम वैल्यू है वो -1 है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए एक्स। अब बात करते हैं साइन थीटा की। इसी प्रकार से y की वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे किसकी वैल्यू को देख लेते हैं, y की वैल्यू को देखो, y की वैल्यू कौन कौन है, y की वैल्यू हो 1, -1, 0, 0। तो ये जो 1 है वो मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो y है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो और x y किसको दिखाता है, साइन थीटा को, और ये भी किसको दिखाएगा, साइन थीटा को। यानी कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1,
और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ से ये निकल के आ जाती है, यहाँ से ये बात निकल के आ गई है। ठीक, तो ये बात अच्छे से नोट किए रहना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे क्या इसमें नोट करेंगे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत घाल मेल हो गया है, तो नोट करने में आपको समस्या होगी। तो फिलहाल रिपीट करिएगा वीडियो को अगर समझ में ना आए। ठीक, आप लोग देख रहे हैं ना x की वैल्यू 1 0 -1 0, तो मैक्सिमम 1 है, और x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, x cos को दिखाता है, यानी cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इसी प्रकार की साइन की। तो यहाँ पे ये बात लिख देते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा की मैक्स जो वैल्यू है 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है -1 है, और इसी प्रकार से साइन थीटा की मैक्स वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। कितनी है? -1। ये बात याद रखे रहिएगा आप लोग। तो आप लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। हमने बताया कि सर्किल पर ये जो पॉइंट है 1, 0, यानी कि जो पॉइंट लिए जाते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट cos थीटा को दिखाता है, y कोऑर्डिनेट साइन थीटा को दिखाता है। आपने देखा कि x यहाँ पे 1, 0 है, इसका मतलब ये x रहा होगा, ये कितना रहा होगा x, और ये कामा y, तो x दिखाया cos थीटा को, यानी कि cos थीटा का मान 1, साइन थीटा का मान 0, यानी कि x एक्सिस पर साइन थीटा हमेशा क्या होता है? 0 होता है, चाहे वो x पे हो या x डैश पे हो। और y एक्सिस पर cos थीटा 0 होता है, और साइन थीटा 1 और -1 हो सकता है। ठीक, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एंगल है। यहाँ पे थीटा एंगल है, ऐसा नहीं कि थीटा कुछ भी हो जाए तो हमेशा cos थीटा साइन थीटा का मान 1 और 0 ही होगा। अरे इनके बीच भी तो कोई नंबर आता है। अरे ये नंबर लाइन है आपका, यहाँ बीच में 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया, इसके बीच में 1/2 भी तो आता है, यहाँ -1/2 भी तो आएगा, तो बीच की भी वैल्यू आएंगी। वो डिपेंड करेगा थीटा किस प्रकार से है। तो थीटा ऐसा कौन थीटा है जो x एक्सिस और y एक्सिस पर आता है। कुछ थीटा ऐसे भी होंगे जो प्लेन में भी आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो एंगल होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री का एंगल कहाँ होगा? प्लेन में ही होगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, मिटा देते हैं इन सबको। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ? अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा एंगल है जो प्लेन पर आ रहा है, कौन सा। अच्छा, अगर प्लेन वाले एंगल कौन सा एंगल जो एक्सिस पर आ रहा है, प्लेन पर नहीं, कहाँ पे? एक्सिस पर। अभी मैं पता है, अभी जब मैं ये जान जाऊँगा कि हाँ ये एंगल एक्सिस पर आ रहे हैं, तो उनसे मैं प्लेन पे भी चला जाऊँगा। मेरे पास सब रूल्स हैं, अभी देखना, इसको देखिए आराम से सब लोग, क्या है कैसे क्या है। तो अब हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बना लेते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, एक बात और बढ़िया से देख लो यार। उसके पहले ध्यान से देखो, यहाँ से एक बात देखो। तो यूनिट सर्किल से ही बात को शुरू कर देते हैं। एक मिनट, बढ़िया सर्किल नहीं बन पाया, फिर से दिखाते हैं आपको। या चलो क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं, चलो क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y डैश। तो अभी आपने देखा कि x जो है वो किसको दिखाता है? जो x वाली लाइन है वो किसको दिखाता है? cos को, और y वाली लाइन किसको दिखाता है? साइन को दिखाता है। तो ज़रा मुझे बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये किन दो लाइनों से मिलकर बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, किन दो रेखाओं से मिलकर बना है? तो आप बोलेंगे कि सर इससे और इससे मिलकर बना है। और ये वाली लाइन किसको दिखाता है यार? cos थीटा को दिखाता है। ये वाली लाइन किसको दिखाता है? साइन थीटा को दिखाता है। ये cos की पॉजिटिव वाली लाइन है, x की पॉजिटिव वाली लाइन है, तो अगर x की पॉजिटिव है तो cos की पॉजिटिव होगी। ये y की पॉजिटिव वाली लाइन है, y की पॉजिटिव होगी, साइन की पॉजिटिव होगी। तो इससे ये पता चल रहा है, देखो लाइन को ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव x और पॉजिटिव y से मिलकर बना है, अगर पॉजिटिव x पॉजिटिव y से, यानी कि दोनों पॉजिटिव, तो cos साइन भी पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें cos भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। और अगर cos और साइन पॉजिटिव है तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा और अपान में क्या है कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, पॉजिटिव साइन कैसा रहा पॉजिटिव, कॉस कैसा रहा पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि सेम साइन, तो जब भी सेम साइन को डिवाइड कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव होता है। सेम साइन बोला हूँ, ये नहीं बोला हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, जब भी सेम साइन डिवाइड कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन भी प्लस कॉस भी प्लस, दोनों की साइन सेम साइन का जैसे सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से सेम साइन का डिवीजन भी पॉजिटिव होता है। जो रूल मल्टीप्लाई का होता है वही डिवाइड का होता है। आप ये कतई मत कन्फ्यूजन में रहिएगा कि डिवाइड का अलग रूल है चिन्हों का और मल्टीप्लाई का अलग, नहीं है। जो रूल मल्टीप्लाई का होगा वही डिवाइड का। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, वो चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे tan भी क्या हो जाता है, tan भी पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इनके उल्टे भी क्या होंगे पॉजिटिव ही होंगे। पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव, तो इसका उल्टा जो भी है वो सब। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बता दिया गया ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट जरा देखो, ध्यान से देखो किस किस लाइन से मिलकर बना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश से मिलकर बना है और वाई, यानी कि एक्स वाला निगेटिव और वाई वाला क्या पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो एक्स वाला निगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव से मिलकर बना है। और कोऑर्डिनेट में एक्स को पहले लिखते हैं या वाई को पहले लिखते हैं, तो आपका जवाब होगा एक्स को पहले लिखते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं। यानी कि ये एक्स को दिखा रहा है और ये चीज़ निगेटिव है, और एक्स किसको दिखाता है कॉस को दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉस क्या है निगेटिव, पर साइन वाली लाइन वाई है ना और वो तो पॉजिटिव है ना। अब साइन पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये वाई पॉजिटिव वाली लाइन को दिखा रहा है, वाई दिखाता है साइन को, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स यानी कि कॉस, वाई यानी कि साइन। अब इनको डिवाइड करेंगे तो tan क्या होगा। अब सोचो tan थीटा बराबर क्या होगा इस कंडीशन के लिए, साइन थीटा और बटे में माइनस कॉस थीटा ना। और हमने अभी बताया अपोजिट साइन का जैसे मल्टीप्लाई निगेटिव होता है, अपोजिट साइन बोल रहा हूँ। प्लस माइनस में कभी नहीं, मैं कभी ये सिखाता ही नहीं कि प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता, नहीं। मैं ये सिखाता हूँ कि अगर अपोजिट साइन है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो निगेटिव होगा। और उसी प्रकार से हमने बताया कि जो रूल मल्टीप्लाई का होगा वही डिवाइड का भी होता है। तो इनकी साइन देखो, ये प्लस ये माइनस, तो कैसे साइन हुई अपोजिट, यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणनफल हमेशा माइनस आता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा माइनस होगा। अब अगर कॉस निगेटिव है तो इसका उल्टा सेक वो भी क्या होगा निगेटिव। साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉस सेक भी क्या होगा पॉजिटिव। tan निगेटिव है तो इसका उल्टा माइनस कॉट भी क्या होगा कॉट, इसका उल्टा tan का उल्टा कॉट वो भी क्या होगा निगेटिव। यानी कि निगेटिव का उल्टा निगेटिव, और उल्टा मतलब समझो बात को, उल्टा का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है, अंश को हर बना दिया जाता है और हर को अंश। तो tan का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। इधर चले आओ, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन किससे बनी है, पहले आपकी नज़र एक्स पे होनी चाहिए। तो एक्स वाला क्या है निगेटिव, और एक्स किसको दिखाता है कॉस को दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉस निगेटिव है, यानी कि कॉस थीटा माइनस में ले जाएगा। और वाई वाली लाइन भी निगेटिव को दिखा रही है क्योंकि वाई डैश निगेटिव वाली लाइन है ना ये, और वाई किसको दिखाता है साइन को। यानी कि यहाँ पे कॉस भी निगेटिव और साइन भी निगेटिव। तो अगर साइन और कॉस निगेटिव है तो tan के लिए क्या है, tan थीटा बराबर माइनस में साइन थीटा, ये क्लास 10th में आप पढ़े थे, और माइनस में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब दोनों सेम साइन तो पॉजिटिव बन जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे tan क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ चले जाओ, ये वाली लाइन, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो किससे मिलकर बना है, तो पहले x पे जाओ, तो x पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव। x पॉजिटिव है और x किसको दिखाता है कॉस को, यानी कि कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, और y निगेटिव है ना, और वो किसको दिखाता है साइन को। स्टार्टिंग में ही तो बताया था। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव। अब अगर साइन कॉस निगेटिव है और डिवाइड करेंगे निगेटिव साइन कॉस अपोजिट साइन में हो गया ना, तो अपोजिट साइन का डिवीजन कराएंगे तो tan आएगा। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है तो tan क्या होगा, tan बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस में है और अपान कॉस, इन दोनों का पर अपोजिट साइन है तो आंसर क्या आएगा निगेटिव। क्या आएगा निगेटिव। तो tan भी क्या बन जाएगा यहाँ पे निगेटिव।
तो इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो tan किस पे डिपेंड करेगा, साइन और कास पे। अगर साइन और कास की साइन सेम है तो tan हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर साइन और कास की साइन और कास की साइन निगेटिव है तो tan हमेशा, अगर साइन और कास की साइन वो साइन चिन्ह मतलब साइन और कास अगर अपोजिट साइन में होंगे, यानी कि उनके सामने जो चिन्ह लगे होंगे वो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो tan हमेशा माइनस आएगा। अगर दोनों के आगे सेम साइन लगे हों, सेम निशान लगा हो, तो tan हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये है मेरे कहने का मतलब। तो आपने देखा यही रीजन है। ये वाली लाइन आप याद रखिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो अपने दिमाग में लेके आओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन लाइन इन्वॉल्व होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x डैश होता है और y डैश होता है, और x डैश यानी कि कॉस निगेटिव, x कॉस को दिखाता है और x उस पर निगेटिव होता है तो यानी कॉस निगेटिव। तो ये चीज़ें हैं, इनको अच्छे से बढ़िया से फील करो और समझने की कोशिश करो। समझ लेंगे जब एक बार आप, तो आपको रट्टा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, समझने की, ठीक। तो यही कारण है जो आपको बताया जाता है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तीसरे वाले में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये कोई और नहीं, ये इसका यही रीज़न था, ठीक। वो x और y की हेल्प से जो हम कॉस और साइन में उसको डिफाइन किए, तो वो सेंस वही निकाल रहा है, ठीक है, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि x एक्सिस पर कौन से एंगल आएंगे, y एक्सिस पे कौन से आएंगे, और x डैश एक्सिस पर कौन से एंगल आएंगे। तो देखिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और ये रहा x डैश एक्सिस, ये रहा y डैश एक्सिस। अब आप लोग एक बात जानिए, मैंने आपसे पूछा कि एक लाइन मैंने खींच दिया तो कितने डिग्री का एंगल बना, तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है 180 डिग्री का एंगल बना। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एंगल बनता कब है। एंगल तभी बनेगा जब दो लाइनें आके मिलती हैं, अदरवाइज एंगल नहीं बनेगा। तो आप लोग क्लियरली देखें यहाँ पे कितनी लाइन है, अभी तो एक ही लाइन है ना यहाँ पे, तो एक ही लाइन है तो एंगल कहाँ बना। जब एक ही लाइन है तो एंगल कहाँ बना, तो अभी एंगल नहीं बना, तो अभी एंगल कितने डिग्री का माना जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री का माना जाएगा। नहीं तो जैसे एक लाइन खींचते पूछते कितने डिग्री का एंगल बना, सबका जवाब फटाक से आ जाता है कि 180 डिग्री। गलत है। 180 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब एक लाइन ये आई और दूसरी लाइन ये आई और ये दोनों लाइन आके मिल गई, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। एंगल तभी बनेगा जब एक लाइन ये मिल के आके मिलती है, जिसको बोलते हैं शीर्ष, जहाँ पे आके मिलती हैं वहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे आप लोग, तो मैं अगर पूछूं ये एक ही तो लाइन आई है, ये एक ही तो लाइन गई है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल बना। अभी इसको मैं रेडियन में चेंज करूँगा। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं 0 डिग्री, अच्छा जरूरी, अब कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है कि अगर यहाँ 0 डिग्री बना तो यहाँ कितना बनेगा। भैया इस पूरे लाइन पे 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पूरे लाइन पे कहीं पे भी पूछा जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है ना। अब 0 में 90 जोड़ देंगे, 0 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे फटाक से पहुँच जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। तो ऊपर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट कर दिया ना। 0 डिग्री था, 0 में 90 जोड़ दिए, ठीक, 0 में 90। एक बात और मैं आप लोगों को बताता ये हूँ कि अगर मैं ऐसे चलूँगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो प्लस थीटा कर देना है, यानी कि यहाँ के एंगल में उतना डिग्री एंगल जोड़ देना जितना आपने चला है। पर अगर ऐसे चलते थे, यानी कि यहाँ पे प्लस थीटा करना है, पर अगर ऐसे चल दिए तो माइनस थीटा कर देना है। ये है क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चलना है तो प्लस कर देना है। कितना डिग्री कर रहे हो, 90 चलो तो 90 डिग्री जोड़ दो, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर से
यहीं से चलना शुरू किया ना, 90 यहाँ चले गए, 90 और चले गए, तो टोटल कितना चल गए, 90 90 180, यानी कि अब की बार जीरो में 180 जोड़ देना। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा। फिर से कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ ही नहीं 180 होगा, इस पूरे लाइन पे 180 डिग्री का एंगल। पूछो यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल, तो बताएंगे 180। यहाँ पे कितना 180, एक बार और 90 चल जाओ, तो आप लोग का जवाब होगा कि 90 में 180 में 90 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 270 डिग्री का एंगल। कितना आ गया, 270 डिग्री का एंगल। एक बार और 90 चल जाइए, तो जब एक बार और 90 चल जाएंगे तो इस लाइन पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 270 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री का एंगल। क्या किया हूँ, पहले 0 डिग्री का एंगल था, फिर हमने यहाँ पहुँचा तो उसके लिए मुझे 90 डिग्री एंगल डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, तो 90 डिग्री बन गया। यहाँ आने के लिए 90 और जोड़ दिया, 90 था ही, 90 और जोड़ दिया 180। यहाँ आने के लिए 90 और जोड़ दिया 180 में, 180 यहाँ पे थे, 180 था ना, यहाँ पे 90 और जोड़ 270, फिर 270 में 90 जोड़ेंगे तो इस लाइन पे चले जाएंगे, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ध्यान से देखते जाओ इसको। अब आप लोग, अभी ये डिग्री में चल रहा है। अब अगर फिर से मैं एक राउंड और मारना चाह रहा हूँ, फिर से एक राउंड, देखो जब यहाँ पहुँच गया तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से क्या कर दिया, फिर से 90 जोड़ दूंगा। तो 360 में 90 जोड़ो कितना आ जाएगा, 360 में 40 जोड़ देंगे आ जाएगा 400, तो 450 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 450। इसमें फिर से 90 जोड़ दो, क्योंकि अब यहाँ पे आ गए फिर से ना, तो फिर से इतना एंगल चलेंगे तो 90 ही तो चलेंगे, तो 450 में 90 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा ये, 450 में 50 जोड़ देंगे तो 540 डिग्री। तो ये कितना डिग्री एंगल है, 540 डिग्री। 360 40 50 400, ठीक है। और एक बार 90 जोड़ो तो यहाँ चले आओगे, कहाँ, यहाँ। अब 540 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 90 में 60 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 600 और 30 और, क्योंकि 540 में 60 जोड़ दोगे तो 600, तो 600 और 30 और, तो ये बन जाएगा 630। फिर इधर 90 और जोड़ दो, क्योंकि अब 630 वही बात घूम के आती है। इस लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल। 450 भी इसी लाइन पे बनेगा। अभी जब और घूम के दोबारा आएंगे तो भी उसी लाइन बनेगा। इसी प्रकार से 180 डिग्री तो इस लाइन पे बन ही रहा है, 540 भी इसी लाइन पे बनेगा। इसी लाइन पे बोले तो एक्स डैश एक्सिस पर बनेगा। ठीक, इस पे 0 डिग्री देखा आपने, 360 डिग्री देखा, अब इस पे 270 डिग्री देखा, 630 डिग्री देखा। इस पे अब 630 में 90 और जोड़ो तो 70 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 630 में, 630 में 70 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 700 और 20 और जोड़ो तो यानी कि 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता है। इसका मतलब 720 डिग्री एंगल भी इसी लाइन पर स्थित है। इसी लाइन पर मतलब एक्स एक्सिस पर स्थित है, और 540 डिग्री एंगल भी एक्स डैश एक्सिस पर स्थित है, 90 डिग्री भी एक्स वाई डैश पर स्थित है, 450 डिग्री भी वाई डैश पर है। इसी प्रकार से भी अब इन एंगल को रेडियन में मतलब, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। 0 डिग्री ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री को आपने कल देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि 90 डिग्री को लिख देंगे पाई बाई में कितना है 2। 90 डिग्री कितना लिख देंगे, पाई बाई में 2। 180 डिग्री को हम पाई लिख देंगे और 270 को लिख देंगे, चेंज करके दिखा देते। 270 डिग्री को क्या कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था ना पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको उल्टा लिखेंगे तो 180 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पाई रेडियन। तो अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन तो 1 डिग्री बराबर, तो आपने देखा ना पाई बाई 180, तो इसलिए 270 डिग्री बराबर तो पाई बाई 180 गुणे में कितना 270। काट दो इसको, 3 छक 18, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 3 पाई बाई 2। ये जो 270 डिग्री एंगल है ये क्या है, 3 पाई बाई में 2 है। जैसे मैं बताया हूँ, अगर आपको बदलने में समस्या हो तो पिछली क्लास जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 2 या 3 है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कन्वर्ट करना बताया हूँ। तो ये 3 पाई बाई 2 है। इसी प्रकार से ये क्या है, 360 डिग्री को चेंज करो, 360 डिग्री को किस में चेंज करो, रेडियन में चेंज करो। तो 360 डिग्री को रेडियन में, अभी आपने देखा ना 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये 2 पाई के बराबर आएगा। चेंज करके देख लेना आप लोग, ये 2 पाई रेडियन के बराबर आएगा। तो 360 को क्या लिख देंगे, 2 पाई रेडियन। कितना लिख देंगे, 2 पाई रेडियन। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, तो
इस तरीके से सिनारियो बना हुआ है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको आप ये जो 720, 540 ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कम अब पाई के टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया है कि नहीं आप लोगों को? पाई में चेंज कर दो इन सबको। 0 डिग्री को पाई में चेंज नहीं कर पाएंगे, 360 को 2 पाई बोलेंगे, 90 डिग्री को पाई/2 बोलेंगे, 180 को पाई बोला हूँ, फिर 630 को अभी 270 को 3 पाई/2 बोला। इन सबको नहीं चेंज किया हूँ। क्यों नहीं चेंज किया हूँ? अभी देखो इसके पीछे कारण है। क्योंकि मुझे 11th क्लास में जो एंगल पढ़ना है ना वो रेडियन में ही पढ़ना है। अब देखो, तो ये था 2 पाई, ये कितना था 2 पाई। तो हमने बताया ना आपको कि अब 2 पाई में कितना जोड़ देना है, 90 डिग्री ना, यहाँ से यहाँ तक कितना चलते थे 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 2 पाई में 90 डिग्री जोड़ना है, और 90 को हमने देखा कि ये पाई/2 है। कितना है पाई/2। अब इसको जोड़ना आप लोग जानते हैं, 2 2 4, 1 जोड़ देंगे तो ये 5 पाई/2 है। कितना है ये 5 पाई/2। इसका मतलब ऊपर आ गया तुम्हारा 5 पाई/2। तो 5 पाई/2 ये इस वाली लाइन पर स्थित होगा। ठीक, वही जो एंगल अभी लिखे थे थोड़ी देर के पहले, 450 था, कुछ ऐसे ही था ये। अब 5 पाई/2 इसी लाइन पर स्थित होगा। अब 5 पाई/2 में कितना डिग्री जोड़ दें? अगर 90 जोड़ता तो यहाँ चलाता हूँ, कितना 90 जोड़ता तो कहाँ चलाता हूँ? यहाँ। तो 5 पाई/2 में प्लस पाई/2 जोड़ दो तो बन जाएगा 6 पाई/2। काट दोगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये 3 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई एंगल भी आने वाला है, यहाँ पे 3 पाई आएगा। अब 3 पाई में कितना जोड़ देंगे? फिर से 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई/2, ये इतना 90 डिग्री है और इसको पाई/2 बोल देते हैं। तो 3 पाई में प्लस पाई/2 जोड़ो तो 6 पाई प्लस पाई अपान 2 तो बराबर 7 पाई/2 आएगा। तो यहाँ पे ये 3 पाई था ना, ये 5 पाई/2 ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 3 पाई हुआ, पाई/2 में हमने कितना जोड़ा? पाई/2 में जोड़ा पाई/2 में हमने जोड़ दिया पाई/2। तो हाँ, ये मतलब पाई हो चुका है। ये कितना हो चुका है? पाई हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे 3 पाई। अब 3 और इसके पहले क्या था? ये इसके पहले ये था, इसके पहले वाली ये जो 270 डिग्री यहाँ पे लिखे हुए था ना, इसको बोलते हैं 3 पाई/2। मिटा दिए थे इसको, 3 पाई/2। कितना बोलेंगे इसको? 3 पाई/2। अरे पाई से 90 जोड़ेंगे तभी 180 में 90 जोड़ेंगे तभी तो 270 आएगा। यानी कि 180 में 90 जोड़ें तो 270 आया है। 180 को लिखते हैं पाई प्लस 290 जोड़ने का मतलब पाई/2। तो ये 3 पाई/2 हो जाएगा करने के बाद 3 पाई/2। 3 पाई/2 एक बार हो चुका है। हम दूसरा राउंड लगा रहे हैं। दूसरे राउंड में यहाँ पे कितना आ गया था? 3 पाई। अब 3 पाई में कितना जोड़ेंगे? 3 पाई में जोड़ेंगे 90 डिग्री। 3 पाई में कितना जोड़ेंगे? 90 डिग्री। तो 3 पाई में 90 डिग्री जैसे जोड़े थे तो आ गया था, देखो यही तो जोड़ा था ना, 3 पाई में जोड़ना था 90 डिग्री मतलब पाई/2, तो 7 पाई/2। तो 7 पाई/2 यहाँ पे आया हुआ था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 पाई। अब पैटर्न चल रहा है, ध्यान से सुनो। पैटर्न ये चलेगा कि एक्स एक्सिस पर पाई के इवन मल्टीपल चल रहे हैं। यानी कि पाई में सम संख्या से जो गुणा होता है वो वाला गुणा चल रहा है। तो यानी कि इस लाइन पे 4 पाई, आगे आएगा 6 पाई, फिर आएगा 8 पाई जो इवन मल्टीपल है। और इधर देखो ऑड मल्टीपल चल रहा है। पहले 1 था, अब 3 हुआ, अगली बार कितना आएगा? 5 पाई, अगली बार कितना आएगा? 7 पाई। ऐसे चलेगा इस पर। और इधर ध्यान से देखो, इधर देखो, पहले पाई/2 था, 1 पाई/2 था, फिर कितना हुआ? 3 पाई/2। अब ये देखो विषम चल रहा, विषम। अरे 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद क्या आएगा? ऊपर 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 पाई/2। अब 9 यहाँ हो गया तो नीचे कितना आएगा? 11 पाई/2। कितना आ जाएगा? 11 पाई/2। अब यहाँ अगर 11 पाई/2 आ गया तो ऊपर कितना आएगा? 13 पाई/2। ऊपर बोलने का मतलब इसी वाई एक्सिस पर सब आएंगे। ये वाई डैश एक्सिस पर आएगा, ये एक्स एक्सिस पर आएगा, ये वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे 10 पाई आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी इसका मतलब इन सब का। तो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नज़र ये आ रही है वो ये है कि एक्स अक्ष पर पाई के इवन
इवन पाई के इवन मल्टीपल यानी कि समगुणज होते हैं, समगुणज होते हैं यक्स डैश अक्ष पर, अक्ष मतलब एक्सिस, यक्स डैश अक्ष पर पाई के आड मल्टीपल होते हैं। कैसे मल्टीपल होंगे? आड मल्टीपल यानी कि विषम गुणज होंगे, यानी कि पाई में विषम संख्या से गुणा होगा, विषम गुणज होते हैं। ठीक, इधर चले आओ। अब ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस पर पाई का गुणा नहीं चल रहा है, पाई बाई 2 का गुणा चल रहा है। देखो पाई बाई 2 में 1 से गुणा हुआ, पाई बाई 2 में 5 से गुणा हुआ, पाई बाई 2 में 9 से गुणा हुआ, पाई बाई 2 में 13 से गुणा हुआ है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर पाई में गुणा हुआ है तो या तो वो यक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। अगर पाई में सम संख्या से गुणा हुआ है तो यक्स एक्सिस पर, पाई में विषम संख्या से गुणा हुआ है तो यक्स डैश एक्सिस पर। पाई बाई 2 में कभी भी सम संख्या से गुणा नहीं होगा, क्योंकि अगर पाई बाई 2 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो पाई बाई 2 नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर पाई बाई 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ गया? पाई। अब पाई बाई थोड़ी ना रह गया, अब तो ये पाई बन गया ना। तो कभी भी पाई बाई 2 में सम संख्या से गुणा नहीं होगा, यानी कि पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल सम गुणज नहीं होते हैं, उसके हमेशा ऑड मल्टीपल होते हैं, विषम गुणज होते हैं। तो ऊपर पाई बाई 2 आ गया, यानी कि पाई बाई 2 में कितने से गुणा हुआ? 1 से। तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करिए, ऊपर आया 1 पाई बाई 2, तो नीचे कितना होगा? 1 के बाद जो विषम संख्या कौन है? 3 है, तो नीचे 3 पाई बाई 2। अब नीचे 3 है तो ऊपर 5 नीचे 7, 9, 11 नीचे हो गया ना, ऊपर 13। तो इस तरीके से ये होगा, समझ गए? तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यक्स एक्सिस पर पाई के गुणज चलेंगे, पर कैसे वाले? इवन वाले। यक्स डैश एक्सिस पर पाई के गुणज चलेंगे, पर कैसे वाले? ऑड वाले। और वाई एक्सिस पर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वाई अक्ष पर पाई बाई 2 के विषम गुणज होते हैं। कौन से गुणज होंगे? विषम गुणज होंगे, यानी कि ऑड मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा? ऑड मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होगा? ऑड मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से ये जो निकले यही है एंगल। और आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखा कि यक्स एक्सिस पर जो साइन का मान होगा वो 0 होगा और कॉस का मान कितना होगा? y होगा। तो इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि इन सभी एंगल पर, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल किस एक्सिस पर हैं? ये सभी एंगल आपके यक्स एक्सिस पर हैं। किस पर हैं ये सभी एंगल? यक्स एक्सिस पर हैं। तो अगर ये सभी एंगल यक्स एक्सिस पर हैं तो साइन की वैल्यू इन सब पे क्या होगी? 0 होगी। और आपने देखा था अभी ये बात कि चाहे यक्स एक्सिस की बात करें, चाहे यक्स डैश एक्सिस की बात करें, साइन का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये सभी एंगल यक्स एक्सिस पर हैं, अतः साइन का मान क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 4 पाई का मान कितना होगा, तो आप दिमाग लगाइए। 4 पाई यक्स एक्सिस पर है, क्योंकि 4 पाई का इवन मल्टीपल है, वो यक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि यक्स एक्सिस पर आ गया तो साइन का मान तो 0 हो गया। और आपने देखा था कि कॉस का मान कितना था? 1 था। तो अतः साइन का मान 0 होगा, वाह। कॉस का मान कितना होता है यक्स एक्सिस पर? 1 होता है। याद रहेगा ना? तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? आपको ये पता करना पड़ेगा कि यार ये एंगल किस एक्सिस का है। तो अगर पाई का इवन मल्टीपल होगा, तो यक्स एक्सिस का होगा, और यक्स एक्सिस पर कॉस का मान 1 होगा, यानी कि यक्स एक्सिस पर आने वाले सारे के सारे एंगल पर कॉस का मान कितना होगा? 1 होगा, और साइन का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे ज़रा देखिए आप लोग, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये सारे के सारे जो एंगल हैं, ये कैसे एंगल हैं? ये पाई के ऑड मल्टीपल हैं, यानी कि विषम गुणज है, यानी कि पाई में विषम संख्या से गुणा हुआ है। और ये किस एक्सिस पर आ रहे हैं?
ये आपके आ रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल आपके आ रहे हैं यक्स डैश एक्सिस पर। और यक्स डैश एक्सिस पर याद करिए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 1,0 था। ये किसको दिखाया था, कास को। ये किसको दिखाया था, साइन को। ये था -1,0। ये किसको दिखाया था, कास को। ये किसको दिखाया था, साइन को, है ना, यही तो दिखाया था। तो -1 कास को दिखाया, यानी कि इस एक्सिस पर जितने एंगल आ रहे हैं, यक्स डैश एक्सिस है ये, इस पर साइन तो 0 हुआ। साइन क्या होगा, देखो ना, साइन 0 हुआ। साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, या साइन 0 होगा। और कास क्या होगा, साइन 0 हुआ। और कास का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। याद रहेगा ना आप सभी को। और इस एंगल पर, इन सारे एंगल पर π/2 का हमने बता दिया ना, π/2 का ऑड मल्टीपल ही होगा, इवन मल्टीपल हो ही नहीं सकता है। बस आप ये पता कर लो कि ये y डैश वाला है कि y वाला है। तो यहाँ पे cos 0 होगा, यहाँ पे cos क्या होगा, 0, और साइन क्या होगा, 1। और यहाँ पे अच्छा, अगर यहाँ 11π/2 आया है तो ऊपर 13π/2 हो गया होगा, तो नीचे कितना आएगा, 13 के बाद कौन आता है, 15π/2। 15 यहाँ आया है तो ऊपर कितना गया होगा, 17, तो ये नीचे कितना आएगा, 19π/2। इन सभी पर ना, इन सभी पर बताओ कास क्या होगा, 0। कास क्या होगा, 0। और साइन क्या होगा, और कास 0 होगा, और साइन क्या होगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। ठीक, तो इस तरीके से। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है कि वाई एक्सिस पर आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। तो एक बार जल्दी से बता देते हैं कि अगर पाई का इवन मल्टीपल होगा तो एक्स एक्सिस पर आएगा, अगर पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो वो वाई एक्सिस पर आएगा। अगर π/2 का मल्टीपल है, π/2 का इवन मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, उसका हमेशा ऑड मल्टीपल होगा। तो π/2 वाला कैसे याद करेंगे आप, π/2 से ऊपर से याद करना स्टार्ट करिए। तो ऊपर 1π/2 तो नीचे 3π/2, 3 नीचे तो ऊपर 5, तो कौन आया उसके बाद 7। तो इस तरीके से याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, और जल्दी से हम आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से या बता देते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको रोकिएगा। तो यहीं पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। जैसे अब मैं इतना हल्का सा मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मिटा देता हूँ हल्का सा इतना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 17π/2 की वैल्यू किसकी होगी। अब आपने देखा ना, π/2 का मल्टीपल है और वो भी ऑड, इवन हो ही नहीं सकता है। अब 17π/2 कहाँ होगा, साइन की वैल्यू पूछा हूँ। अगर कास पूछता तो आंसर 0 हो जाता, क्योंकि π/2 हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, एक्स पे नहीं आता है। कास की वैल्यू तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि कास 17π/2 कितने के बराबर होगा, तो आपका आंसर 0 होता है, क्योंकि π/2 जो होता है वो वाई एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस पर कास का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पर साइन क्या है, अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पर आ रहा है कि वाई डैश पर आ रहा है। 17π/2, अब सोचो, एक ऊपर 3, तो 13 यहाँ आया है तो 15 यहाँ आया, तो 17 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है, और ऊपर साइन का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कास 20π का मान कितना होगा, तो पाई का इवन मल्टीपल है, और पाई का इवन मल्टीपल कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पर आता है, पॉजिटिव वाले पे आता है, और पॉजिटिव वाले पर कास का मान कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। अगर यहीं पे मैं साइन पूछ लेता, साइन 20π, तो साइन 20π, तो इसको चेंज करना सिखाऊंगा आगे, ये अभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 20π एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है। अब इधर देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि साइन 7π, तो आपने देखा कि पाई का ऑड मल्टीपल है। पाई का ऑड मल्टीपल कहाँ पे आता है, वाई डैश एक्स डैश एक्सिस पर, जो कि -1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है, और आप लोग देखिए ये कितना आसान है। वीडियो को कई बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो
आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इससे कुछ और क्वेश्चन कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में करते हैं, tan को, इन सब चीज़ों को आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।